हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज पुनः आपकी समक्ष उपस्थित हुई हूँ यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का विगत वर्षों का प्रश्न पत्र लेकर। जैसा आपको विदित ही है कि हम 10 दिन से लगातार विगत वर्षों का प्रश्न पत्र सोल्व कर रहे हैं। विगत वर्षों का प्रश्न पत्र संपूर्ण विश्लेषण के साथ आपके समक्ष रखा जा रहा है और आप सभी भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे हमारा स्कोर जो है वो हमें पता चलता है और आप सभी कमेंट करके आंसर भी दे रहे हैं। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, वास्तव में यदि आप मेहनत करते हो तो रिजल्ट आता ही आता है और मेहनत करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसका फर्ज है और मनुष्य को कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये आप भी अच्छे से जानते हो। बिना मेहनत के बैठे बिठाए कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम टेस्ट की ओर चलते हैं। टेस्ट को सोल्व करने का तरीका आप सभी को पता है। मैंने कल के टेस्ट में भी आप लोगों से बोला कि यदि आपको किसी भी प्रकार के सुझाव की आवश्यकता है तो आप मुझे अवश्य दीजिए। यदि कोई सुधार करने की आवश्यकता है तब भी आप मुझे सुझाव देकर बताएं। चाहे आप वीडियो पे कमेंट करके बता दें, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, जो यहाँ वीडियो में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिखाई देते हैं वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उन पे करके बता दें। लेकिन आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। आइए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है। विकल्प है 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता और वचनामृत। सही विकल्प का चयन कर आपको कमेंट करके आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। दोस्तों, आप कहोगे मैम, अगर किसी ने पीछे पेपर निकाले हुए हैं या ये पेपर दिया हुआ था तो कहोगे मैम जो आंसर चुना गया वो क्या चुना गया था, B4 बॉल चुना गया था। हाँ जी, आंसर B4 बॉल चुना गया, लेकिन B4 बॉल आंसर नहीं होगा। यूजीसी के द्वारा बी आंसर चुना गया था जो गलत था। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किसमें है, 84 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत है। महाप्रभु जो वल्लभाचार्य थे, इनके पुत्र थे विठलनाथ। याद रखिएगा, विठलनाथ के शिष्यों का जो वृत्तांत है वो कौन से ग्रंथ में है, 252 वैष्णव की वार्ता। इसमें किसका है, ये आपके विठलनाथ के जो शिष्य हैं उनका वर्णन किस में मिलता है आपको, 252 वैष्णव की वार्ता में। और इनके पिता कौन थे, वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य का मिलता है 84 वैष्णव की वार्ता में। फिर भी इसका भक्तमाल आंसर क्यों चुना गया। देखिए, भक्तमाल आंसर गलत चुना गया था। ये सही है कि भक्तमाल में कृष्ण भक्त कवियों का ही वर्णन है, हरि भक्ति से संबंधित ही वर्णन है भक्तमाल में। कुछ जो इतिहासकार हैं वो भक्तमाल को एक आधार ग्रंथ मानते हैं, एक जीवनी ग्रंथ मानते हैं, लेकिन यह जीवनी ग्रंथ भी सही मायने में नहीं है। भक्तमाल के 2 भाग हैं। जो पहला इसका भाग है उसमें तो जो कृष्ण के भक्त हैं रामानुजाचार्य से पहले के, रामानुजाचार्य से पहले के जो भक्त हैं उनका वर्णन है भक्तमाल के पहले भाग में। और इनके जो दूसरा भाग है वो आपका भक्ति से संबंधित है। ये जो भक्ति है इसमें भक्ति के गुण, भक्ति के प्रकार, इन सभी का वर्णन किया गया है।
भक्तमाल। अब रामानुजाचार्य से पहले जब भक्तमाल की अनेक टीकाएं लिखी गई, अनेक भक्ति मालाएं लिखी गई, तो उन मालाओं में ये क्लियर कर दिया गया कि भक्तिमाल के अंदर किसका, कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन है। लेकिन कृष्ण भक्त कवि देखें तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य भी कृष्ण भक्त कवि थे और विठलनाथ के शिष्य भी कृष्ण भक्त कवि थे। भक्तमाल में कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि इसमें केवल वल्लभाचार्य के शिष्यों का ही वृत्तांत है। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत भी दिया गया है और इसके अंतर्गत आपके जो अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं उनका वर्णन भी मिलता है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है, तो जो 84 वैष्णव की वार्ता है इसमें केवल वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन दिया गया है। यदि दोनों ऑप्शन हमारे पास आते हैं तो हम आंसर चुनेंगे किसको, C4 कैट को, क्योंकि 200 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन और 84 वैष्णव की वार्ता में किसका है, आपके वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। भक्तमाल में कहीं पर भी ये नहीं दिया गया कि इसमें केवल वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है। इसके अंतर्गत जो पहला भाग है उसमें रामानुजाचार्य से पहले के जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं उन सब का वर्णन दिया गया है और इसके बाद जब भक्तमाल पे भक्ति मालाएं लिखी गई तो उन मालाओं के अंतर्गत कृष्ण भक्ति के अनेक कवियों का वर्णन दिया गया। इसी तरह से आंसर जो है वो B4 बोल चुन लिया गया था। लेकिन अगर C4 कैट भी ऑप्शन में होता है तो हम आंसर चुनेंगे 84 वैष्णव की वार्ता। आई थिंक कि सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ जो आंसर आएगा वो C4 कैट ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताय, किसकी पंक्ति है? विकल्प है कबीर, तुलसी, सूर, रैदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा कबीर। किसकी पंक्तियां हैं कबीर की, आप सभी जानते हो। अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन में किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? विकल्प है गारसा दैतासी, राम नारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। दोस्तों सभी का आंसर आ ही गया होगा क्या? C4 कैट। अब सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? रसायन से मानी। और अगर आपको किसी को याद नहीं है तो ये वीडियो दिया गया है रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य चेक कर लें, अवश्य देख लें। कभी भी नहीं बोलोगे रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर इतने मतभेद हैं और सभी को मैंने ट्रिक के साथ आपको याद करवा रखा है, तो आप एक बार वीडियो पर अवश्य विजिट करें। अगला क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है? विकल्प है काव्य का नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति, गुण दोष। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया क्या? B4 बोल काव्यांग विवेचन। अब आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा मैम क्या नायिका भेद का वर्णन इसमें नहीं आता? हाँ आता है, नायिका भेद का वर्णन भी इसमें आता है, लेकिन जो नायिका भेद का वर्णन है वो किसके आधार पर किया जाता है? काव्यांग विवेचन के आधार पर किया जाता है। काव्य के अनेक जो अंग होते हैं उनकी विवेचना की जाती है किसमें? लक्षण ग्रंथों में, जिसमें एक पार्ट उसका नायिका भेद भी होता है। तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? काव्यांग विवेचन।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? विकल्प है बिहारी, दूसरा दिया गया है, अच्छा ऊपर वाले विकल्प के ही भाई कॉपी पेस्ट हो गई है, तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है पहले पे लिख लें बिहारी। पहला विकल्प हमारा हो जाएगा बिहारी हो जाएगा। दूसरा जो विकल्प हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद, दूसरा विकल्प घनानंद लिख लें। तीसरा जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मतीराम, और जो चौथा विकल्प हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा तोष कवि। अब सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए कि बताइए निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? सभी का आंसर आ ही गया होगा। रीति सिद्ध कौन कहलाते हैं? बिहारी कहलाते हैं। कवि बिहारी क्या है? रीति सिद्ध कवि हैं। घनानंद है, मतीराम है, ये दोनों कैसे रीति मुक्त कवि हैं। और जो तोष कवि है ये कैसा है? आपका रीतिबद्ध कवि है। याद रखिएगा, एकमात्र बिहारी रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर एकमात्र पूछा जाए तो आंसर आएगा हमारा बिहारी ही। लेकिन बिहारी के साथ साथ जो रसनिधि होते हैं, रसनिधि को भी रीति सिद्ध कवि ही मान लिया जाता है। कुछ इतिहासकारों ने जो रसलीन हैं इनको भी रीति सिद्ध कवि ही माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? विकल्प है भरतमुनि, आनंदवर्धन, शंकुक, अभिनव गुप्त। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी का सही क्या आएगा? C4 कैट शंकुक। कोड से बहुत अच्छे से याद करवा रखा है आपको कि शंकुक ने अनुमति दे दी। तो अनुमितिवाद किसका था? शंकुक का। देखिए एक बार कोड को दोहरा देती हूँ, आप सभी को याद ही होगा कि उत्पत्ति की लोह लगी, शंकुक ने अनुमति दे दी, भट्टनायक ने भुक्ति, अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। सारे इसमें आ जाते हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किंगसुक कुसुम जानकर झपटा भोरा शुक लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। में कौन सा अलंकार है? विकल्प है संदेह, स्वभावोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? D4 डॉग, भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि संदेह और भ्रांतिमान में क्या अंतर होता है। संदेह अलंकार होता है, संदेह शब्द ही अपने आप में एक गंभीर अर्थ को लिए हुए होता है, जबकि भ्रांति हमेशा छोटी सी होती है, कुछ समय के लिए होती है और समाप्त हो जाती है। भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत अतिशीघ्र क्रिया संपन्न कर दी जाती है, लेकिन संदेह अलंकार में कभी भी क्रिया संपन्न नहीं होती। बहुत बार आपसे एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों कौन सा है? संदेह अलंकार। अंत तक ये नहीं पता चलता है कि ये जो वस्त्र है ये द्रौपदी का बना हुआ है या द्रौपदी ही वस्त्र की बनी हुई है, और अंत तक क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो ये किस में आ जाता है? हमेशा संदेह अलंकार का उदाहरण होता है। और भ्रांतिमान के अंतर्गत अतिशीघ्र क्रिया संपन्न कर दी जाती है। जैसे ऊपर आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया, कह तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। तोते ने सोचा ये जामुन का फल है और उसके ऊपर जैसे ही चोंच मारने लगा तो पता चल गया क्या है? वो जामुन का फल नहीं है।
तो इस प्रकार से क्लियर हो रहा है कि चोंच मारी ना तो रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आ गया तो अलंकार कौन सा हो गया हमारा, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है काव्य अलंकार के रचयिता हैं। विकल्प है भरत मुनि, कुंतक, भामह, दंडी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा, C4 कैट। भामह सभी जानते ही हैं, भरत मुनि को रस मिला, भामह को अलंकार। तो भामह का क्या था, अलंकार था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। विकल्प है मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा C4 कैट, मलयालम। बिल्कुल सभी, सभी जानते हैं मराठी, गुजराती, हिंदी ये सभी भारतीय परिवार की हैं, और जो मलयालम है ये कन्नड़ परिवार की निकलती है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। विकल्प है इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी, मथुरा, वृंदावन, बनारस। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों समय जाहिर न करते हुए, मुझे पता है आप सभी को ये आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C4 कैट, मथुरा, वृंदावन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान। किसकी पंक्तियां हैं। विकल्प है भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन, त्रिलोचन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों करवाई हुई पंक्ति है, सभी ने आंसर दे ही दिया। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अज्ञेय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतवाला के संपादक कौन हैं। विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, निराला, शिवपूजन साई। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी का सही, क्या आ जाएगा, C4 कैट, निराला। पता ही है मतवाला के संपादक कौन हैं आपके, निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साखी किसका संकलन है। साखी किसका संकलन है। विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरि नारायण व्यास, विजयदेव नारायण शाही। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग, विजयदेव नारायण शाही। आप सभी जानते हैं साखी किसकी है, विजयदेव नारायण शाही की। ये आपको बहुत अच्छे से कोड से याद भी करवा रखा है। साखी है, मछली घर है, संवाद तुमसे है, ये सभी किसकी हैं, विजयदेव नारायण शाही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है। विकल्प है रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, अज्ञेय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी का ही गया होगा, लिखवाई हुई पंक्तियां हैं, करवाया हुआ आपको। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, ये कथन किसका था आपका, मुक्तिबोध का। आंसर क्या आ जाएगा, C4 कैट, मुक्तिबोध। देखिए मुक्ति जीवन का अगर विवेक का आपको पता चल जाता है तो कोड क्या बनाया हमने, अगर जीवन के विवेक का आपको पता चल जाता है तो किधर बढ़ जाते हो, मुक्ति की ओर बढ़ जाते हो। हमने जन्म लिया क्यों, अगर ये विवेक हमारे अंदर आ गया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है तो हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है। विकल्प हैं नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए, नंद दुलारे वाजपेयी। आप सभी जानते हैं कि जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ये आपके नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं ये आपके कैसे हैं, सौष्ठववादी। ये आपके सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं। ये प्रगतिशील आलोचक नहीं है, ये सौष्ठववादी हैं। अगला क्वेश्चन है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है। विकल्प है मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया होगा कि क्या आ जाएगा, C4 कैट। मैत्रेयी पुष्पा की रचना है कौन सी, अलमा कबूतरी। सारे की सारी रचनाएं इसको कोड से आपको याद करवा रखी हैं। जो मैत्रेयी पुष्पा होती है, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है क्या, अलमा कबूतरी। और आपको पता है झूला नट है, अलमा कबूतरी है ना। ये सारी की सारी जो उपन्यास हैं ये कोड से हमने याद कर रखे हैं। आंसर आ जाएगा C4 कैट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विलोम किस नाटक का पात्र है। विलोम किस नाटक का पात्र है। विकल्प है चंद्रगुप्त, अंधा युग, कोमल गंधार, आषाढ़ का एक दिन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ ही गया होगा दोस्तों सभी का, आषाढ़ का एक दिन। विलोम किसका पात्र है, आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। आषाढ़ का एक दिन रचना किसकी है, मोहन राकेश की। आषाढ़ का एक दिन किसकी है, मोहन राकेश। मोहन राकेश की है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, मोहन राकेश की है। कब की रचना है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कब की है। उन्नीस 1958 की रचना है। चलिए, 1958 का नाटक है किसका, मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन। बाकी भी नाटक सभी याद आ गए होंगे। मोहन राकेश के और कौन कौन से नाटक हैं, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे कि मोहन राकेश के अन्य कोई भी दो नाटक, अन्य दो नाटकों का नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए। गुड, सभी ने याद आ गया होगा, सभी को हमारा कोड भी याद आ गया होगा कि आषाढ़ के एक दिन आधे अधूरे थे मोहन राकेश, है ना, कोड बनाया था। उनके पैर तले की जमीन खिसक गई जब उन्होंने सिपाही की माँ की प्यालियाँ अंडे के छिलके पर टूटते हुए देखी। तो ये सभी नाटक किसके थे, आपके मोहन राकेश के। शायद कल या परसों के क्लास में भी मैंने आपसे बोला था कि जो आषाढ़ का एक दिन है ये बहुत ही अच्छा नाटक है। पुनः कहना चाहूँगी, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार अवश्य पढ़ लीजिए। ये बहुत अच्छा नाटक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे पढ़कर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। विकल्प है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी अपभ्रंश या प्राकृत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी का आंसर सही होगा। किसकी है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C4 कैट हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश। सबसे पहले कौन सी आई, वैदिक संस्कृत, फिर कौन सी आई,
लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी आई? कौन सी आई? पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद कौन सी आ गई? शोरसेनी अपभ्रंश हमारी। और जो हिंदी है, शोरसेनी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ? हमारी हिंदी का जन्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? विकल्प है कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। ऑप्शन को पूरा कर लीजिए। यह है बाणभट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आप सभी का आ ही गया होगा। निम्न में से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो कौन सी है आपका? C4 कैट अर्ध कथानक एक आत्मकथा है। किसकी है? बनारसी दास जैन की। किसकी है? बनारसी दास जैन की है अर्ध कथानक आत्मकथा। कलम का सिपाही जीवनी है, आप सभी जानते हो किसकी? किसकी जीवनी है? ये प्रेमचंद की जीवनी है। किसके द्वारा लिखी गई? इनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई। चीड़ों पर चांदनी है, ये क्या है आपका? एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत भी है चीड़ों पर चांदनी, और एक निबंध भी है। किसका है? निर्मल वर्मा का। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? एक आपकी बाणभट्ट की आत्मकथा एक प्रसिद्ध निबंध है। किसका है? H द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। कौन? विद्यानिवास मिश्र। जो चितवन की छां है, ये निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प है हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए। हृदय की परख कब का है आपका? 1918 का। सभी को अच्छे से याद होगा, हृदय की परख 1918 है ना। हृदय की प्यास कब का है? 1931। अमर अभिलाषा कब का है? 1933। और आत्मदाह कब का है? 1937। कब का है? 1937 का। सही आंसर क्या आ जाएगा? हमारा ए आ जाएगा। अगर डेट याद है बहुत अच्छी बात है, और डेट याद होनी भी चाहिए। अगर 1% डेट याद नहीं है तो हम कोड से भी आराम से निकाल सकते हैं। हमने आपको अच्छी से ट्रिक से याद करवाए हैं चतुर्सेन शास्त्री के। ट्रिक सभी को याद आ ही गई होगी, तो सारे के सारे जो उपन्यास है वो हमें क्रम से याद हो जाते। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। विकल्प है कफन, ग्राम, पाल गोमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर बोल। आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर बोल हो जाएगा। देखिए ग्राम कब की है, 1911 है। 11 से क्या याद रखा था हमने, ग्राम। कफन कब की है, 1936 की। डिप्टी कलेक्ट्री किसकी है, एक ये डिप्टी कलेक्ट्री, ये किसकी है आपकी, 1955 की। पालगोमरा का स्कूटर कब का है, 1997 का है। देखिए ग्राम 1911 किसके है, ग्राम 1911 जयशंकर प्रसाद किसकी है, ग्राम किसकी है, प्रसाद की। सभी जानते ही हैं आप कि ग्राम किसकी है, प्रसाद की है। कफन किसकी है आपकी, प्रेमचंद की। कफन 1936 किसकी है, प्रेमचंद। प्रेमचंद की है। डिप्टी कलेक्ट्री कब की है, 1955 की, किसकी है, अमरकांत की। अमरकांत की कहानी है। पालगोमरा का स्कूटर कब का है, 1997 का। स्कूटर 97 याद किया था, स्कूटर 97 किसका है, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की कहानी है। तो देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिफोर बोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। विकल्प है राज्यश्री, खजुराहों का शिल्पी, कोणार्क, भारत दुर्दशा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग। भारत दुर्दशा कब का है, 1880 का है। किसका है, भारतेंदु का। किसका है, भारतेंदु का है। 1880 का क्या है, एक रासक है, रासक नाटक है। उसके बाद में राज्यश्री, राज्यश्री कब का है, 1915 का। राज्यश्री 1915 किसका है, राज्यश्री 1915 का, जयशंकर प्रसाद का। फिर है कोणार्क, कोणार्क किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का। कब का है, 1951 का, 1951। उसके बाद है राज्यश्री, राज्यश्री कब का है आपका, दोस्तों ये पुनः दे दिया गया है, विकल्प जो है वो ठीक कर लीजिएगा। ये जो लास्ट विकल्प यहाँ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, खजुराहों का शिल्पी। और खजुराहों का शिल्पी किसका हो जाएगा आपका, शंकर शेष का। यहाँ आ जाएगा खजुराहों का शिल्पी, खजुराहों का शिल्पी किसका है, शंकर शेष का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D4 डॉग। सबसे पहले भारत दुर्दशा आ जाएगा, फिर राज्यश्री, फिर कोणार्क, फिर खजुराहों का शिल्पी। भारत दुर्दशा भारतेंदु का है, राज्यश्री किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, कोणार्क किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है, और खजुराहों का शिल्पी किसका है आपका, शंकर शेष का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कालक्रम अनुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। विकल्प है काव्य प्रकाश, 10 रूपक, काव्य अलंकार सूत्रव्रती, नाट्य शास्त्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा क्या, B4 बोल, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसका था, भरत मुनि का। कौन सा, दूसरी सदी का था। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र दूसरी सदी का है। काव्य अलंकार सूत्र व्रति किसकी है, व्रति से क्या याद रखा हमने, वामन। वामन का कब का है, 8वीं सदी का। 10 रूपक, 10 रूपक किसका है, धनंजय का। और धनंजय कब के थे, 10वीं सदी के। काव्य प्रकाश किसका है, मम्मट का। और मम्मट का कब का है, 11वीं सदी का। याद आ ही रहा होगा, हमने कोड से बहुत अच्छे से याद किया था
कि नाट्यशास्त्र दूसरी सदी का है, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती वामन 8वीं, 10 रूपक धनंजय 10वीं, काव्य प्रकाश किसका है, मम्मट का 11वीं का। तो सही आंसर हो जाएगा B4 बोर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही अनुक्रम है। यात्रा वृत्तांत हमें देने हैं, उनका सही अनुक्रम बताना है। आइए क्वेश्चन पर लेकर चलती हूँ आपको। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये विकल्प दिए गए हैं कि यात्रा वृत्तांत हैं। विकल्प है अरे यायावर रहेगा याद, दूसरा है देश विदेश, तीसरा है तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, और चौथा है हंसते निर्झर दहकती भट्टी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग। अरे यायावर रहेगा याद कब का था, 1953 का। सभी को याद ही होगा, अच्छा सा कोड बनाया था, किसका था, अज्ञे का। किसका है, अज्ञे का है। देखिए अरे यायावर रहेगा याद 53 का है। देश विदेश किसका है, देश विदेश 1957 का है। 1957 किसका है देश विदेश आपका, ये दिनकर जी का है। उसके बाद है हंसते निर्झर दहकती भट्टी कब का है, 1966। 1966 किसका है, विष्णु प्रभाकर का, विष्णु प्रभाकर। उसके बाद है तंत्रलोक से यंत्रलोक तक कब का है, 1968 का। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक कब का है, 68 का है। ठीक है, देखिएगा एक बार याद करवा देते हैं पुनः। अरे यायावर रहेगा याद, तो हमने इसका कोड क्या बनाया था, अरे यार 53 रहेगा याद, अरे यार 13पन रहेगा याद। तो 13पन से हमने क्या बनाया, 53। 13पन से क्या याद रहा हमें, 53 याद रहा। किसका था, ये अज्ञानी लोग कहते हैं अरे यार 13पन रहेगा याद। उसके बाद है देश विदेश, तो देश विदेश कब का था आपका, 57 का था। कितने देश, देश 5 और विदेश 7, 57 रहेगा। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, कितनी भट्टी, 66। भट्टी में डबल टाई आ रहा है ना, और डबल टाई अगर 6 को 6 के नीचे कर दे तो डबल टाई के जैसा हो जाता है, तो 66 याद रहेगा। उसके बाद है तंत्रलोक से यंत्रलोक तक कब का है आपका, 68 का है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, D4 डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। विकल्प है भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञे, नरेंद्र शर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। सभी ने चुन ही दिया, आंसर क्या आ जाएगा, ए। भगवती चरण वर्मा कब के हैं, 1903 का। जन्म कब का है इनका, 1903। अज्ञे जी का जन्म, अच्छा उसके बाद आए बच्चन। बच्चन का जन्म कब का है आप सभी जानते ही हो, 1907। 1907 का। अज्ञे का जन्म कब का है, 1911 का। अज्ञे जी का जन्म कब का है आपका, 1911 का। और नरेंद्र शर्मा का कब का है, 1913 का। भगवती चरण वर्मा 1903, बच्चन 1907, अज्ञे 1911, नरेंद्र शर्मा 1913। सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम लिखिए। ज्ञानपीठ प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम लिखिए।
विकल्प हैं कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, दिनकर, अज्ञे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सबसे पहले कौन आ जाएंगे? दिनकर जी। देखो सबसे पहले किस पर मिला था? चितंबरा पर मिल गया था। उसके बाद किस पर मिला? उर्वशी पर। दिनकर की उर्वशी पर मिला था। उसके बाद उर्वशी पर कब मिला था हमें? 72 में। दिनकर की उर्वशी थी, उस पर कब मिला? 72 में मिला था, है ना। वो 61 की रचना थी और मिला था कब? 72 में। उसके बाद अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार पर मिला? कब मिला? 78 में। उसके बाद मिला किसको? निर्मल वर्मा को। कब? 99 में। और कुंवर नारायण को कब मिला? 1905 में। ये देखो, हम जानते हैं कि निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य पर मिला था और कुंवर नारायण को भी संपूर्ण साहित्य पर मिला था। अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार पर मिला? और दिनकर को उर्वशी पर मिला। आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प है भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूल भद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। भारतेश्वर बाहुबली रास कब का है? 1184 ईस्वी का। स्थूल भद्र रास कब का है? 1209 का। नेमिनाथ रास कब का है आपका? 1213 का। और संगीत रत्नाकर है, ये कब का है? ये 13वीं सदी का है। इसकी फिक्स डेट नहीं मिलती है। ये 13वीं सदी का है, लेकिन 13वीं सदी का है तो किसका? नेमिचंद नाथ रास के बाद का है। सही विकल्प हो जाएंगे दोस्तों भारतेश्वर बाहुबली रास। सभी को याद ही है, ये किसका हो जाएगा आपका? भारतेश्वर बाहुबली रास किसका है? शालिभद्र सूरी का। स्थूल भद्र रास किसका है आपका? जिन धर्म सूरी का। नेमिनाथ रास किसका है? जल्दी से आप विकल्प में जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके, नेमिनाथ रास किसका है। और ये जो संगीत रत्नाकर है, यह किसका है आपके? सारंग देव का है। किसका है? सारंग देव। ये सारंग देव का है आपका। आंसर आ जाएगा ए। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं नेमिनाथ रास किसका है। सभी को बहुत अच्छे से कोड से याद करवा रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। विकल्प है इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में और बाजश्रवा के बहाने। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। इंद्रधनुष रौंदे हुए। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे कब का है आपका? 1957 की रचना है। सीढ़ियों पर धूप कब की है? 1960 की रचना है। नए इलाके में 1996 की है, 1996 की रचना है।
और बाजसरावा के बहाने कब की है? 2008 की रचना है। और कहना चाहूँगी कि सभी कमेंट करके एक बार जल्दी से आंसर बताएं। इंद्रधनुष रोंदे हुए थे किसकी है? सीढ़ियों पर धूप किसकी है? नए इलाके में किसकी है? और बाजसरावा के बहाने। और सभी को ये आंसर आना चाहिए। सभी इसका कमेंट करके मुझे बताएंगे अभी कि इंद्रधनुष रोंदे हुए किसकी है, सीढ़ियों पर धूप किसकी है, नए इलाके में किसकी है और बाजसरावा के बहाने किसकी है। दोस्तों, आप अगर मेरे से पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी ही बता देंगे। नहीं पढ़े हुए हैं तब भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि अगर ये बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और अगर ये भी आपको याद नहीं है तो दोस्तों आप सही से तैयारी नहीं कर रहे हो नेट की। ये तो हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है, तब भी ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। सो सभी मुझे कमेंट करके बताइए, अभी बताइए किन किन की रचनाएं हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य लक्षण और उनके प्रतिष्ठापकों का सुमेलित कीजिए। जो सुमेलन कीजिए कह रहा है, एक तरफ काव्य लक्षण दिए गए हैं और एक तरफ उनके प्रतिष्ठापक दिए गए हैं। आपको मैच करके सही कोड को चुनकर आंसर देना है। सूची एक में है शब्दार्थो सहितो काव्यम, दूसरी है शरीर तवादिष्टार्थ वे वच्छिन्ना पदावली, तीसरी है रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, और चौथी है वाक्यम रसात्मक काव्यम। विकल्प दिए गए सूची 2 में पंडित जगन्नाथ, दूसरा है विश्वनाथ, तीसरा है कुंतक, चौथा है दंडी, पांचवा है भामह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी को बहुत अच्छे से ये पंक्तियाँ, आपको एक एक कोड बनाकर ये पंक्तियाँ याद करवाई हुई हैं कि ये काव्य लक्षण से संबंधित ये पंक्तियाँ किसने दी हैं। सभी को अच्छे से याद करवाया हुआ है, सभी का आंसर भी सही होना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था आपका। अगर आपको एक याद था शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका है? भामह का है। ये आपको याद भी अच्छे से करवा रखा है। तो जो भामह हैं वो एक ही विकल्प में हमारे पास हैं। ए के अंदर 5 सिर्फ एक ही विकल्प में है और वो है हमारा C4 कैट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट। बाकी सभी पंक्तियाँ आपको अच्छे से याद हैं और आंसर जो है वो C4 कैट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का है, हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में दिए गए अभिव्यंजनावाद, अंतश्चेतनावाद, स्वच्छंदतावाद और संप्रेषणवाद। सूची 2 में दिए गए इलियट, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, रिचर्ड्स और D.H. लॉरेंस। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D4 डॉग। सभी का आंसर सही आना चाहिए था। बहुत अच्छे से हमने ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र किया है। फिर भी कहना चाहूँगी कि यदि किसी को किसी प्रकार का संदेह है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर संपूर्ण जो ये आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं, इनकी अवधारणा, इनके जो सिद्धांत हैं, उन सबको मैंने आसान भाषा के साथ आपको समझाया हुआ है। सभी जाकर अवश्य देख लें।
एक बार सभी विजिट करें और देखें कितने आसान भाषा में मैंने उनको समझाया है। और अगर उनको आप अच्छे से देख लेते हो तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था दोस्तों। हमें दिया गया विकल्प एक में, सूची एक में है अभिव्यंजनावाद। हमें पता है अभिव्यंजनावाद किसका है, क्रोचे का, क्योंकि अगर हम क्रोचते हैं तो क्या होती है अभिव्यंजना। हमने सिंपल कोडिंग में इनको याद किया हुआ है। जब किसी चीज़ को क्रोचते हैं तो अभिव्यंजना होती है, यानी अभिव्यंजनावाद किसका है, क्रोचे का है। और एक ही विकल्प के अंदर हमारे पास ए में 3 है, और वो कौन सा है, हमारा D4 डॉग है। आंसर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। बाकी सभी आपको पता ही है कौन किसके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया, एक तरफ निबंधकार हैं और एक तरफ उनके निबंध हैं। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। सूची एक में है कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। सूची 2 में है चिंतामणि, प्रिया नीलकंठी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भीष्म को क्षमा नहीं किया और साहित्य देवता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C4 कैट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि एक एक को उठा लो, सारी हमें अच्छे से याद की हुई हैं। एक को उठाओ, सबसे पहले है कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय का क्या है आपका, प्रिया नीलकंठी। और प्रिया नीलकंठी देखें तो हम देखते हैं कि ए में 2 कहाँ पर है, ए में 2 सिर्फ एक ही विकल्प में है हमारे पास, C4 कैट में। तो हम C4 कैट को आंसर लगाएं और आगे बढ़ जाइए। फिर भी मैं यहाँ आपको आगे मैच करवा देती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध होगा, भीष्म को क्षमा नहीं किया। विद्यानिवास मिश्र का कौन सा हो जाएगा आपका, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तो सभी जानते ही हो, शुक्ल ने कभी चिंता ही नहीं की, तो क्या हो जाएगा, चिंतामणि। वैसे ये सभी हमें याद थे, किसी भी एक को पकड़िए, अपना आंसर देखिए और आंसर मिलान कर आगे बढ़ जाइए। ज़्यादा समय मत लगाइए इस प्रकार के क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, जो भी एक को आप पकड़ रहे हो वह आपको कन्फर्म सही याद होना चाहिए, उस पर आपको पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये इसी का है। नहीं तो फिर दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, चौथा देख लो और उसके अनुसार आप मैच करो और फिर आंसर चुनो। देखिए ये क्वेश्चन हमारे कभी भी गलत नहीं होंगे और इन क्वेश्चनों को गलती से गलत मत कर देना, नहीं बहुत पीछे चले जाओगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। एक तरफ उपन्यास दिए गए, एक तरफ उपन्यासकार दिए गए हैं। सूची 1 में है पुनर्नवा, कब तक पुकारूं, भूले बिसरे चित्र, मनुष्य के रूप। सूची 2 में है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद मिश्र, रांघे राघव और अमृतलाल नागर। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C4 कैट हो जाएगा। आंसर C4 कैट। देखिएगा सभी मैच कीजिए। पुनर्नवा सभी को पता है किसका है, हजारी प्रसाद मिश्र का। कब तक पुकारूं किसका है आपका, रांघे राघव का। भूले बिसरे चित्र किसकी है, भगवती चरण वर्मा का। मनुष्य के रूप किसके हैं, यशपाल। तो ये सभी हमने कोड से अच्छे से याद किए हुए हैं और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वाग्यार्थ, नया ज्ञानोदय, वसुधा, रंग प्रसंग। सूची 2 में है कमला प्रसाद, प्रयाग शुक्ल, रविंद्र कालिया, अखिलेश और विजय बहादुर सिंह। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। दोस्तों ये 3 ही विकल्प आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन 3 विकल्प में से ही आपको आंसर चुनना है।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर बोल हो जाएगा। आप सभी जानते हैं जो वाग्यार्थ है वो किसकी है, आपकी विजय बहादुर सिंह की है। वाग्यार्थ पत्रिका किसकी थी, विजय बहादुर सिंह की। उसके बाद नया ज्ञानोदय भी आप सभी को याद होगा, रविंद्र कालिया की है। वसुधा भी याद है किसकी, कमला प्रसाद की है। और रंग प्रसंग याद नहीं था तो भी आंसर हमारा बन जा रहा था, बिफोर बोल ये किसकी हो जाएगी, गया प्रगया प्रयाग शुक्ल की। तो जो आंसर है वो हो जाएगा बिफोर बोल। दोस्तों ये दिखाई दे रहे होंगे, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार का सुझाव देना है, कोई भी क्यूरीज है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार और उनकी कहानियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में हमें कहानीकार दिए गए हैं, सूची 2 में कहानियाँ दी गई हैं। हमें सही मिलान कर सही कोड का चयन कर आंसर देना है। सूची 1 में है उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा। सूची 2 में है सिक्का बदल गया, परिंदे, वापसी, आद्रा, अकेली। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। दोस्तों आंसर सभी का आ ही गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। देखिए हम एक बार मिलान करते हैं और मिलान करते हैं। उषा प्रियवंदा की कहानी कौन सी है हमारी, उषा प्रियवंदा की कौन सी हो जाएगी, वापसी। मनु भंडारी की कौन सी हो जाएगी हमारी, अकेली। उसके बाद है कृष्णा सोबती की कौन सी हो जाएगी, सिक्का बदल गया। निर्मल वर्मा की कौन सी हो जाएगी आपकी, परिंदे। सभी जानते ही हैं, सभी का आंसर सही आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियों के साथ कवियों को सुमेलित करना है। सूची 1 में पंक्ति दी गई, जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। दूसरी है नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तीसरी है बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास। उसके बाद है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सूची 2 में दिए गए नागार्जुन, दिनकर, निराला, पंत, प्रसाद। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। सभी पंक्तियां बहुत अच्छे से आपको करवाई हुई है, किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों सभी ने आंसर चुन ही दिया होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C4 कैट हो जाएगा। देखिए मिलान करते हैं और मिलान करते हैं तो है जिधर अन्याय है उधर शक्ति। ये किसकी है आपकी, निराला जी की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। बहुत दिनों तक चक्की रोही चूल्हा रहा उदास किसकी, नागार्जुन की है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किसकी है आपकी, दिनकर जी की है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। एक तरफ विधाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं, दोनों को सुमेलित करना है आपको। सूची 1 में है कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक। सूची 2 में है पहला गिरमिटिया, देशांतर, अशोक के फूल, शहादतनामा, अबूतर कबूतर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम सबको अच्छे से याद है ना, किसी का क्वेश्चन गलत भी नहीं होना चाहिए था। हमें पता है कविता इनमें से कौन सी है आपकी, अबूतर कबूतर। अबूतर कबूतर मत करो है ना, नहीं तो कवासे कबूतर उड़ जाएंगे। रात में हारमोनियम मत बजाओ, ये सभी हमने कोड से अच्छे से याद कर रखी हैं।
किसकी है ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद है कहानी। कहानी कौन सी है इसमें? कहानी कौन सी होगी? शहादतनामा। किसकी है? कमलेश्वर की है। उसके बाद है उपन्यास। उपन्यास कौन सा है? पहला गिरमिटिया। किसका है? गिरिराज किशोर का है। उसके बाद है नाटक। नाटक कौन सा है इसमें? देशांतर। किसका हो जाएगा? धर्मवीर भारती का। तो सही विकल्प का चयन हमें करना था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। कहानी अबूतर कबूतर जो है वो मैंने आपके ऊपर छोड़ी है कि बता दीजिए जल्दी सी कि कविता अबूतर कबूतर किसकी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, एक ही तरफ पात्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ कृति है, उनको सम्मिलित करना है आपको। सूची 1 में है न्योनिया, राय साहब, प्रशांत, रेखा। सूची 2 में है नदी के दीप, मैला आंचल, महाबोझ, गोदान और बाणभट्ट की आत्मकथा। अभी आपको एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है, आप सभी को मिलान करके अपनी नोटबुक में लिखिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा। सभी पात्र आपको अच्छे से करवाए गए हैं और आशा रखती हूँ सभी का क्वेश्चन भी सही होगा। और जो मेरे से भी नहीं पढ़े हुए हैं, जो पेड क्लासें नहीं ले रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूँगी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब विकल्प देख लेते हैं। ये विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं, इन विकल्प में से हमें आंसर चुनना है। आंसर सभी का आ ही गया होगा। क्या हो जाएगा? बिफोर बोल हो जाएगा। देखिए एक बार पुनः मैच करवा देते हैं आपसे। आप जानते हैं कि न्योनिया जो है वो किसका है? न्योनिया किसका पात्र है आपके? बाणभट्ट की आत्मकथा का। उसके बाद है राय साहब, जानते ही हैं सभी, किसका है? गोदान का। प्रशांत किसका है आपका? मैला आंचल का। डॉक्टर प्रशांत था ना, मैला आंचल का। रेखा किसकी है? नदी के दीप की। तो आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? बिफोर बोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नाटक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके पात्र दिए गए हैं। नाटकों को उनके पात्रों के साथ मिलान करना है और सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। सूची 1 में नाटक हैं। सूची 1 में दिया गया है आषाढ़ का एक दिन। सूची 2 में भी आषाढ़ का एक दिन दे दिया गया है, गलती से ये सही करवा देंगे आपको। अगला है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और देशांतर। दोस्तों जो विकल्प हैं उसी के अनुसार हमें आंसर भी चुनना है। विलोम है, ओकाका है, मेघराज है, सिंहरण है और पुरु है, ये पात्र हैं। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। देखिए दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बिफोर बोल। आप कहोगे मैम हमारी रचनाएं तो सही है ही नहीं, फिर हम आंसर कैसे दें? दोस्तों आप इतने ज़्यादा वो मत होइए, कोई बात नहीं, जैसे विकल्प है हम उसके अनुसार आंसर देना सीखिए। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है फिर तो ऐसे करोगे, कोई क्वेश्चन अगर यूजीसी ने गलत चुन दिया, और ये अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हर पेपर में हम देखते हैं यूजीसी के हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन गलत हमें मिलते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पेपर ही नहीं करोगे, छोड़ के बैठ जाओगे, अच्छा ये क्वेश्चन गलत क्यों दिया, हमें बताओ गलत क्यों दिया, और सामने वाला बाजी मार जाएगा। वो उस गलत में से भी सही ढूंढने की कोशिश करेगा कि इस समय हम आंसर देके अपने आप को किसी तरह संतुष्ट करें और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएं। आपको भी वही करना है। दोस्तों हमें पता है कि जो आषाढ़ का एक दिन है उसका क्या है? विलोम है। और आषाढ़ का एक दिन हमें पूरा दिखाई दे रहा है बिफोर बोल में।
तो देखो हम कि बी किसके साथ मैच कर रहा है, एक के साथ। बी में एक किस में है आपके, B4 बोल में ही है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, B4 बोल। चलो इसको छोड़ो, अगला है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसका क्या हो जाएगा आपका, औकाक का सभी जानते हैं। और नेक्स्ट हमारा दिया गया है देहांतर, देहांतर का भी आपको अच्छे से याद होगा, क्या हो जाएगा, पुरु हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, B4 बोल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क। स्थापना है आंतरिक संवेग भावों की रसाग्राही अभिव्यक्ति कविता है। तर्क है क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल, ए सही, आर गलत है। देखिए ए बिल्कुल सही है हमारा, कि हमारे जो आंतरिक संवेग होते हैं ना, आंतरिक संवेग जो हैं उनसे रस ग्रहण करके अभिव्यक्त करना ही क्या है, कविता है। तर्क गलत क्यों हुआ, क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है, कि कविता केवल मनोरंजन के लिए होती है, ऐसा भी नहीं है। तो ये आंसर हमारा होगा ए सही, आर गलत। अगला क्वेश्चन है स्थापना दी गई दंड कोप का ही एक विधान है, क्योंकि दंड से कोप समन होता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते होंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B4 बोल, ए सही और आर बी सही, दोनों ही सही। अगला क्वेश्चन है स्थापना है श्रद्धा का मूल तत्व है, दूसरे का महत्व स्वीकारना, दूसरे का महत्व स्वीकारना। तर्क है क्योंकि विद्यार्थियों और अभिमानियों, स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही होंगे, आंसर आ गया होगा हमारा, क्या हो जाएगा, D4 डॉग। ए सही और आर गलत। दोस्तों आर गलत हुआ। आप जानते हो ए सही है कि श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरों का महत्व स्वीकारना, और गलत आर गलत क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कहा कि केवल जो स्वार्थी और अभिमानी होती है उनके हृदय में श्रद्धा टिक पाती है, तो ऐसा नहीं होता, इसलिए आर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है स्थापना है सबसे मधुर या रसमयी वाग्यधारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले। तर्क है कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए सही, आर गलत। दोस्तों आप जानते हो सबसे मधुर वही लगती है जो रसमयी करुण प्रसंग को लेकर चलती है, वही कविता सब। ऐसा नहीं कि कविता में केवल रसमयी, मधुर और रसमयी वाग्धारा होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सबसे मधुर वही होती है जिसमें रसमयी वाग्धारा हुआ करती है। आर गलत क्यों हुआ, कहता है कि कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। जरूरी नहीं कि सभी कविताएं जो हैं वो करुण प्रसंग से ही युक्त हो, ऐसा भी ये भी अनिवार्यता तो नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थापना करिए प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वत्व का अन्वेषण किया है। तर्क कह रहा है प्रेमचंद की रचनाएं कल्पनाश्रित हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों ये विकल्प आपको दिखाई दे रहे होंगे, ABC यहाँ दिखाई दे रहा है और D इससे नीचे वाले पेज पे दिखाई दे रहा है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा, D4 डॉग। ए सही, आर गलत। दोस्तों आर गलत क्यों हुआ, कह रहा है प्रेमचंद की रचनाएं कल्पनाश्रित हैं, तो
तो ये गलत हो गया। आप सभी जानते हैं कि कल्पना आश्रित नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष, स्थापना है कबीर क्रांतिकारी कवि हैं। तर्क है वीर और ओज उनकी कविता में मुख्य स्वर हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों सभी ने आंसर चुन ही दिया होगा। आंसर क्या होगा, बी फॉर बोर। ये भी गलत है। कबीर कोई क्रांतिकारी कवि नहीं है और ना उनकी जो कविता है उसमें वीर और ओज है। उनकी कविता में तो शांत रस की प्रधानता है। तो जो आंसर है वो हो जाएगा बी फॉर बॉल। ए भी गलत और आर भी गलत। अब दोस्तों आगे हमारे समक्ष जो है वो दिया गया है, हमें पैराग्राफ दिया गया है। पहले पैराग्राफ को आप लोग पढ़ें और पैराग्राफ को पढ़कर फिर इसके आंसर हमें करने हैं। पढ़ लिया होगा दोस्तों। देखिए 46 का क्वेश्चन हमारे पास है, कलयुग सभी युगों से क्यों अच्छा है। विकल्प ये हमारे समक्ष दिए गए हैं। विकल्प देखकर हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है क्योंकि इसमें पाप और पुण्य समान है। इसमें मानस पाप का फल मिलता है। इसमें मानस पाप से मनुष्य दंडित नहीं होता है। इसमें मानस से पुण्य का फल मिलता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। इसमें मानस से पुण्य का फल मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, योग में गदलश्रु भावुकता को क्यों स्थान नहीं है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बोल। योग में भावना को स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है योग और भक्ति ने गृहस्थ का किस रूप में प्रभावित किया है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। भक्ति में सरसता है और जो योग है उसमें दुष्रसता है। दोस्तों भक्ति जो है वो आपकी सगुण है और जो सगुण है वो क्या है, उसमें सहृदयता पाई जाती है। उसके अंदर क्या होता है, रस होता है। और जो योग साधना होती है वो नीरस मानी जाती है। तो सही विकल्प क्या हो जाता है, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 50 है, परम तत्व क्या है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने चुन ही दिया। आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बोल। वह आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। वह विभाग अविभाग से परे होती है। परम सत्य विभाग अविभाग से परे होती है। तो ये थे हमारे दोस्तों 85 क्वेश्चन। हाँ मानती हूँ आज का पेपर जो था वो बहुत ही सरल पेपर था, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी अगर सरल था तो हमारा रिजल्ट कितना होना चाहिए, 59। सॉरी, हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, 49। 49 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, तब हम माने कि वास्तव में आपकी तैयारी है। 48 49 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन गलत होने की संभावना यहाँ बनी थी आपकी। बाकी सभी क्वेश्चन आपको बहुत ईजी तरीके से करवाए हुए थे।
कोई भी आपका गलत नहीं होना चाहिए था। हाँ, आप में से किसी का 50 भी स्कोर रहा होगा, किसी का 49 भी रहा होगा, किसी का 48 भी रहा होगा। अगर इससे कम जा रहे हो तो इसका मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं है, आप पेपर सेट नहीं कर पा रहे हो। बाकी ये सभी चीज़ें अच्छे से याद है, मैंने एक एक से अच्छे से सुनी है ये चीज़ें, तो ये सभी आपको याद है, मुझे भी पता है, लेकिन इसे क्वेश्चन में आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। जो नॉलेज है उसे क्वेश्चन पेपर में अप्लाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो ये जो स्कोर है, जल्दी से अपना सभी स्कोर मुझे शेयर कर दें कि किसका स्कोर कितना रहा है। और दोस्तों, जहाँ भी आपको कमी दिखाई देती है वहाँ आप उसको उठाइए, उसको पुनः याद कीजिए, उससे संबंधित तथ्य खोजने की कोशिश कीजिए। अगर इतनी मेहनत करोगे तो कोई भी हमारे रिजल्ट को नहीं रोक सकता है। कुछ लोग तो थंबनेल में लगा लगा कर आपके सामने भेजते हैं कि नेट का बाप करेंगे। दोस्तों, वो कहते ना, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में ये है कि जो आधा भरा हुआ घड़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा छलकता है। तो इनके चक्कर में न आइए दोस्तों, वास्तव में आप मेहनत करो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, मेहनत करो। ये जो पेपर आपको दिए जा रहे हैं, इनसे आप लोग सोचो कि मेरा कौन सा पक्ष कमज़ोर जा रहा है, कहाँ मुझे नंबर कट रहे हैं, और फिर उस पक्ष को उठाओ, उस विधा को उठाओ और उस विधा को डीप से पढ़ो। आप लोग क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, एक एक क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करना होगा कि यह क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, कौन सी कमजोरी थी, क्या मेरा इसका बेस अच्छे से तैयार नहीं था, क्या मैंने क्वेश्चन को अप्लाई करने में गलती की। एक एक गलत क्वेश्चन का रीज़न खोजो और फिर उस रीज़न को खोजकर उसका उपचार करो, तब जाके आपकी तैयारी अच्छे लेवल की होगी। और दोस्तों, इस प्रकार से तैयारी करोगे तो नेट JRF ही नहीं, आप हर परीक्षा को क्रैक कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि 4 महीने के बैच में मैंने आपको जितनी मेहनत करवाई, अब आपको मौका मिल रहा है उस मेहनत को और आगे बढ़ाने का। जो करवाया वो तो आपको अच्छे से याद है ही है, क्योंकि मैंने कोड से करवा रखा है, बहुत अच्छे से आपको याद है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसकी तह तक जाने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। और अगर इतनी ईमानदारी से मेहनत करोगे तो मुझे आप पर गर्व है कि अवश्य ही रिजल्ट निकल कर आएगा। और दोस्तों, आज तक हमारा कोई फेंकी हुई गेंद खाली नहीं गई है, तो ये आप भी जानते हैं कि खाली इस बार भी नहीं जाएगी, लेकिन भरी हुई भी इस कदर भरी हुई हो कि लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएं, हाँ इन्होंने इतनी मेहनत की और मेहनत करवाने वाले ने भी अच्छे से करवाई। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद।